वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जहां से दो प्रश्न तो निश्चित तौर पे आते हैं, इंडियन सेंसस के बारे में, भारतीय जो जनगणना है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, जो एक बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसे दिमाग में नोट कर लेंगे, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे बिहार की जनगणना के बारे में। तो ये जो दो टॉपिक है, जहाँ से दो प्रश्न तो बनते हैं, तो चलिए हम लोग इसको शुरुआत करते हैं। जनगणना 2011। हालांकि जो जनगणना है 2021 में होने वाला था, लेकिन कोविड-19 की वजह से इसे पोस्टपोन कर दिया गया और अभी तक यह जनगणना 2022 में भी प्रस्तावित नहीं है, याद रखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग याद रखेंगे कि जो जनगणना है 2011 के जनसंख्या को ही हम लोग लेकर चलेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में यही हमको याद करना पड़ेगा 2011, क्योंकि 2021 का जनगणना जब तक नहीं होता तब तक 2011 वाला ही चलेगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इस 2011 के सेंसस को, 2011 के जनगणना को। तो कुछ इम्पोर्टेंट टर्म को हम लोग देखें। तो भारत में जनगणना की शुरुआत, सबसे पहले देखें कि जनगणना को संघ सूची के अंतर्गत में रखा गया है, अर्थात इसे केंद्र के अंतर्गत में रखा गया है। जो इंडियन सेंसस है वह संघ सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय नहीं है। अर्थात केंद्र सरकार जनगणना करती है हर एक 10 वर्ष पे। भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई? तो हम लोग पढ़े हैं कि जो लॉर्ड मेयो था, लॉर्ड मेयो जिसकी हत्या अफ़गानियों ने कर दी थी इसके ही ऑफिस में, शेर खान नामक अफ़गानी ने चाकू मारकर, तो यही एक ऐसा था जिसकी हत्या भारत में हुई थी। तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 ईस्वी में भारत में जनगणना की शुरुआत हुई थी। तो इम्पोर्टेंट है, भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 ईस्वी में। उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड मेयो। अगर पूछा जाए कि भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई, तो भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में हुई। इम्पॉर्टेंट है, 1881 ईस्वी में भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई। उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड रिपन। कौन था? लॉर्ड रिपन, जो सबसे उदार जो था, चाहे जितने सारे वायसराय, गवर्नर या गवर्नर जनरल थे, उनमें सबसे उदार व्यक्तित्व था किसका? तो लॉर्ड रिपन। और इसी लॉर्ड रिपन के समय नियमित जनगणना की शुरुआत हुई। और एक बहुत महत्वपूर्ण इल्बर्ट बिल पास हुआ था लॉर्ड रिपन के समय, और इसी कारण काफ़ी अंग्रेज़ों में विद्रोह भी हुआ था और इसे श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई 1881 ईस्वी में। इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद विश्व में सर्वप्रथम यदि जनगणना की बात की जाए तो स्वीडन में। कहाँ पे? स्वीडन में हुई थी 1749 ईस्वी में। तो विश्व में सबसे पहले 1749 ईस्वी में जनगणना की शुरुआत हुई थी। इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जनगणना से संबंधित सभी कार्यों का जिम्मा किसके हाथों में रहता है? तो जनगणना संगठन का। तो जनगणना से संबंधित सभी कार्यों का जिम्मा किसके हाथों में रहता है? तो जनगणना संगठन का। और इसके जो उच्चाधिकारी होते हैं वे भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त होते हैं। याद रखेंगे, भारत के पंजीयक एवं जनगणना आयुक्त होते हैं। और उस समय जब पहली बार शुरुआत हुई थी तो कौन थे जनगणना के आयुक्त? पीसी चंद्रमौली। याद रखेंगे, पीसी चंद्रमौली। 2011 में जो जनसंख्या हुआ वह 15वीं जनसंख्या था। तो 2011 में जो जनसंख्या हुआ था, जनगणना हुआ था, वह 15वीं था। याद रखेंगे, जो 2021 में होने वाला था वो 16वीं था, लेकिन उसे पोस्टपोन कर दिया गया। अब शायद वो 2022 में होने की उम्मीद है। प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना का आयोजन होता है। तो प्रत्येक 10 वर्ष पर यह जनगणना होता है। 2001 में हुआ था जनगणना, उसके बाद 2011 में हुआ, इसके बाद कब होने वाला था? 2021 में, लेकिन अब वह 2022 में होगा। जनसंख्या आकलन के रिपोर्ट के अनुसार, जनसंख्या आकलन के रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है विश्व का सबसे युवा देश है। तो इम्पोर्टेंट है, जनसंख्या आकलन के अनुसार
भारत विश्व का सबसे युवा देश है, इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग आते हैं इस जनसंख्या के रिपोर्ट, जनसंख्या के आंकड़ों को लेकर। तो भारत में कुल जनसंख्या की बात की जाए तो 121 करोड़ 121 करोड़ की जनसंख्या है भारत में। अर्थात यदि कुल आंकड़ों की बात की जाए तो 1,21,08,54,977। इम्पॉर्टेंट है कि भारत की जनसंख्या की बात की जाए तो 1,21,08,54,977। इसे ऐसे याद रखेंगे, 1,21 और लास्ट में 977, तो ऐसे याद रहेगा। और राउंडिंग फिगर में 121 करोड़ अर्थात 1,21 करोड़। यह पूरे विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 17.5%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आंकड़े याद रखेंगे कि भारत की जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 17.5%। 17.5%। सर 2001 से लेकर 2011 के बीच जो दशकीय वृद्धि है, अर्थात 2011 से लेकर 2001 से लेकर 2011 के बीच, इस 10 बरसों के अंदर में भारत में कितनी जनसंख्या में वृद्धि हुई? तो 17.7%। 17.7%। सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन रहा? तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य रहा मेघालय, जहां पे 27.9% जनसंख्या वृद्धि हुई। कितना? 27.9%। याद रखेंगे 27.9%। भारत में कुल नगरीय जनसंख्या कितनी है? तो 31.2%। तो नगरीय जनसंख्या है 31.2%। कुल ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? तो ग्रामीण जनसंख्या है 68.8%। तो यदि केवल नगरीय जनसंख्या याद है तो 100 में से उसे माइनस कर देंगे, तो बाकी जो बचेगा वह ग्रामीण निकलेगा। तो नगरीय जनसंख्या है 68.8%। अगर पूछा जाए सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो वह है हिमाचल प्रदेश। तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य है हिमाचल प्रदेश, जहाँ पे कुल 90% जो है ग्रामीण जनसंख्या है। कितना? 90%। याद रखेंगे। अगर बात की जाए सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य, तो वह है गोवा। तो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन है? गोवा है, जहाँ पे 62.8% जो है वह शहरी जनसंख्या है। याद रखेंगे 62.8% गोवा में शहरी जनसंख्या है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश, जहाँ पे कुल जनसंख्या 20 करोड़ है। जहाँ पे कुल जनसंख्या कितनी है? 20 करोड़। दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र। दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र, जहाँ की जनसंख्या है 11 करोड़। जहाँ की जनसंख्या है 11 करोड़। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। कौन है? सिक्किम, जहाँ की जनसंख्या है 6 लाख। कितना है? 6 लाख। दूसरे स्थान पर है मिजोरम, जहाँ की जनसंख्या है 10 लाख। जहाँ की जनसंख्या 10 लाख। इसके बाद सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। कौन है? दिल्ली, जहाँ 1.67 करोड़, जहाँ 1.67 करोड़ जो है जनसंख्या है। न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, जहाँ पे कुल 64,000 जनसंख्या है। इसके बाद सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य कौन है? तो मेघालय। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य कौन है? तो वह है मेघालय, जहाँ पे 27.9% दशकीय वृद्धि हुई। अर्थात पूरे 10 वर्ष में 2001 से लेकर 2011 के दौरान मेघालय में सबसे ज़्यादा जनसंख्या में वृद्धि हुई, 27.9%। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन है?
तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है मेघालय। मेघालय जहाँ पे 27.9% जो है जनसंख्या में वृद्धि हुई। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश जहाँ पे 26% जनसंख्या में वृद्धि हुई। कितनी? 26%। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन है? तो प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन है? तो नागालैंड। कौन है? नागालैंड। जहाँ पे माइनस में वृद्धि हुई अर्थात जनसंख्या घट गई। -0.6%। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन है? तो नागालैंड है। -0.6%। अर्थात यहाँ जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट गई। उसके बाद कौन है? तो केरल है। केरल है 4.1%। तो केरल है 4.1%। इसके बाद सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो दादर एवं नागर हवेली। तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो दादर एवं नागर हवेली। दादर एवं नागर हवेली जहाँ पे 55.9% जनसंख्या क्या हुई? तो वृद्धि हुई 55.9%। उसके बाद न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप है जहाँ पे 6.3% जनसंख्या में वृद्धि हुई। 6.3%। इसके बाद सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? बिहार है। घनत्व का मतलब होता है 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं। 1000 पर जितनी महिलाएं होती हैं उसे उसकी जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला यदि राज्य पूछा जाए तो वो है बिहार, जहाँ पे जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 1106 है। दूसरे पर है पश्चिम बंगाल। दूसरे पर है पश्चिम बंगाल 1028। इसके बाद न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जहाँ पे 17 जो है न्यूनतम, यानी 1000 पुरुषों पर 17 महिलाएं ही रहती हैं। 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? तो 17। तो वहाँ का जनसंख्या घनत्व कितना है? अरुणाचल प्रदेश का 17। दूसरे स्थान पर मिजोरम है। दूसरे स्थान पर कौन है? मिजोरम। वहाँ की जनसंख्या घनत्व है 62। कितनी है? 62। इसके बाद सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार जिसकी घनत्व कितनी है? 46। जिसकी जनसंख्या घनत्व कितनी है? 46। याद रखेंगे 46। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? लिंगानुपात का मतलब होता है कि पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है केरल, 1084। याद रखेंगे 1084, अर्थात 1084 जो है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है केरल। दूसरे स्थान पर है तमिलनाडु, 996। तमिलनाडु कितना है? 996। भारत का लिंगानुपात कितना है? तो 943 है। भारत का लिंगानुपात है 943। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाणा। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाणा, 879। उसके बाद दूसरे स्थान पर है जम्मू कश्मीर, 889। 889। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है दमन और दीव। कौन है? दमन और दीव, 618। कितनी है वहाँ पे? तो 618 है। याद रखेंगे। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन है? तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य है, सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ पे है? केरल में। केरल में है कितना? 94%। 94%। दूसरे स्थान पर है मिजोरम। मिजोरम है 91.3%। 91.3%। न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन है? तो वह है बिहार। वह है बिहार, जहाँ पे साक्षरता दर है 61.8%।
61.8% याद रखेंगे। और दूसरे स्थान पर न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश 65.4%। 65.4%। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो वह है लक्षद्वीप। तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, जहां पे 91.8% क्या है तो साक्षरता है। उसके बाद न्यूनतम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए वह है दादर और नागर हवेली। दादर और नागर हवेली न्यूनतम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है, जहां पे साक्षरता कितनी है तो 76.2%। 76.2% याद रखेंगे। इसके बाद स्त्री और पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतर किस राज्य में है तो राजस्थान में। स्त्री और पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतर किस राज्य में है तो राजस्थान में है। कितना? 27.1%। 27.1%। अर्थात पुरुष जो है वहाँ का साक्षर कितने हैं तो 79.2% और महिला है 52.1%। 52.1%। जब घटाएंगे तो कितना आएगा 27.1%। भारत में अनुसूचित जाति की संख्या अर्थात एससी की संख्या कितनी है तो 20 लाख। भारत में अनुसूचित जाति अर्थात एससी की संख्या है 20 लाख। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन है? चाहे यूनियन टेरिटरी हो अर्थात केंद्र शासित प्रदेश हो, चाहे राज्य हो, तो दोनों मिलाकर कौन है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश अर्थात एससी की सबसे संख्या ज़्यादा भारत में कहाँ है तो उत्तर प्रदेश में। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो वह है पंजाब। तो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति वाला दर वाला अर्थात प्रतिशत के हिसाब से कौन है तो पंजाब है 31.9%। 31.9% याद रखेंगे। उसके बाद बात की जाए तो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति वाला केंद्र शासित प्रदेश या राज्यों में पहला स्थान कौन पर है तो मध्य प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा एसटी अर्थात शेड्यूल्ड ट्राइब अर्थात अनुसूचित जनजाति वाला देश में राज्य कौन है तो मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी वाला प्रतिशत के हिसाब से केंद्र शासित प्रदेश कौन है? जो प्रतिशत के हिसाब से जो राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है उसमें स्थान कौन है? लक्षद्वीप। कौन है? लक्षद्वीप है। 94.8%। कितना है? 94.8%। भारत में अनुसूचित जाति भारत में एसटी की संख्या कितनी है? 10 करोड़। तो भारत में अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी की संख्या है 10 करोड़। भारत में शिशु लिंगानुपात कितना है? तो शिशु माना जाता है 0 से लेकर 6 वर्ष। तो भारत में शिशु लिंगानुपात है अर्थात पुरुष में शिशु और महिला में शिशु, उन दोनों का अनुपात है 918। बहुत आंकड़ा इंपॉर्टेंट है। तो भारत में शिशु लिंगानुपात है 918 अर्थात 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चे। एक बात याद रखेंगे 1921 की जनसंख्या वर्ष को जनसंख्या विभाजक वर्ष या महाविभाजक वर्ष कहा जाता है, क्योंकि इस वर्ष जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट गया। याद रखेंगे। तो 1921 का जो जनसंख्या हुआ था उस वर्ष को जनसंख्या विभाजक वर्ष या महाविभाजक वर्ष कहा जाता है, क्योंकि इस समय जनसंख्या बढ़ने की बजाय घट गया था। 1951 के जनसंख्या वर्ष को लघु विभाजन वर्ष कहा जाता है। लघु विभाजन वर्ष, क्योंकि इस समय भी आंशिक कमी आई थी। आंशिक कमी आई थी। भारत की साक्षरता की दर कितनी है तो 73%। भारत की साक्षरता की दर है 73%। भारत की पुरुष साक्षरता दर कितनी है तो 80.9%। तो भारत की पुरुष साक्षरता दर है 80.9%। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला राज्य कौन है भारत में तो वह है केरल। तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला राज्य है कौन? केरल, जहाँ पे 96% जो है पुरुष साक्षर हैं। 96%। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन है बिहार देश में तो केरला, वह भी केरल है, जहाँ पे 92% महिलाएं क्या हैं तो साक्षर हैं। तो सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य है केरल 92%। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला राज्य कौन है तो बिहार है। तो साक्षरता दर हो या पुरुष साक्षरता दर हो या महिला साक्षरता दर हो, इन सब में बिहार सबसे अंतिम पायदान पर है। तो न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य है बिहार, जहाँ पे 71.2% ही पुरुष साक्षर हैं। 71.2%।
न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन है? तो अभी हमने बताया बिहार। तो न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला राज्य है बिहार, जहाँ पे महिला साक्षर कितनी है? तो 51.5%। 51.5%। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो वह है पुडुचेरी। पुडुचेरी 1037, जहाँ की कितनी है? तो 1037। न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो वह है दमन दीव। दमन दीव, जहाँ पे कुल जो लिंगानुपात है वह है 618। कितना है? 618। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है दादर एवं नागर हवेली। दादर एवं नागर हवेली 55.92%। 55.92%। न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो लक्षद्वीप। तो न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, जहाँ पे 6.3% है। तो ये तो था हमारा भारत का जनगणना 2011। अभी 2021 का जो जनगणना है वो नहीं हुआ है, तो एग्ज़ाम में इसी से प्रश्न आएंगे, एग्ज़ाम में यही याद रखेंगे। अभी तक जब तक जनगणना नहीं होता है तब तक इसी आंकड़े को हम लोग लेकर चलेंगे। तो सेशन कैसा लगा कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ लोगों को इसको शेयर करें ताकि और भी लोगों को इसको फ़ायदा हो सके। बहुत ही इम्पोर्टेंट है यह फैक्ट, याद रखेंगे। यहाँ से 2 प्रश्न बनते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे बिहार का सेंसस, और उसके बाद देखेंगे भारत और बिहार दोनों में जो कृषि सेंसस है, एग्रीकल्चर, और उसके बाद खनिज, जहाँ से भी प्रश्न 2-2 नंबर आते हैं। तो ये जो 5 वन से संबंधित, जनसंख्या से संबंधित, उसके बाद खनिज से संबंधित, और उसके बाद साथ ही साथ जो कृषि है उससे संबंधित यदि हम लोग आंकड़ों का सर्वेक्षण कर लेंगे तो कम से कम 8 प्रश्न तो फिक्स हो जाएंगे। 8 प्रश्न तो फिक्स हो जाएंगे, क्योंकि ये इन कोई एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं है, ये लिमिट है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में और चर्चा करेंगे बिहार के सेंसस के बारे में। तब तक नमस्कार, जय हिंद।